करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप ये जानिए कि जो भी क्वेश्चन है वो वन लाइनर फॉर्म में हमने लिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्लास को एंजॉय कीजिए, देखिए और रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे बकायदा। ठीक है, और हाँ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी प्रॉपर्ली आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो वीडियो के बीच में या फिर एंड में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्ली जो वीडियो है आप देख पाएंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे मेरे भाई। आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत ही प्यार से आप इसको, आपको पीडीएफ बहुत प्यार से मिल जाएगी। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है, ठीक है, क्वेश्चन लिया है आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है रेलवे ग्रुप डी साइंस। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन वो ये है, पहला जो हमारा क्वेश्चन वो ये है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और है कि हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया है, आप ये देखेंगे कि इसमें जो आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी, एक प्लेलिस्ट बनी होगी, तो इसमें जो हमने पहली क्लास रखा है उसमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े और आप चीजों को बाकायदा आप समझ पाए। तो इसलिए पहली वीडियो में आपको बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ बेसिक जरूर होंगे, लेकिन इस बात को आप ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा किफायती होने वाले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जो जनक होता है किसे माना जाता है, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल को माना जाता है। ठीक है, एरिस्टोटल को माना जाता है। अब इस बात को आप समझिए कि जो आप ये समझेंगे कि जो बायोलॉजी होती है, आप ये समझे कि उसके मुख्यतः उसको दो पार्ट में अपन कैटेगराइज करते हैं। एक हम करते हैं जूलॉजी में और एक को करते हैं बॉटनी में। तो जो जूलॉजी होता है यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान, उसके जनक कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं एरिस्टोटल माने जाते हैं। और बात करते हैं कि जो बॉटनी है, ठीक है, जो बॉटनी है उसके आपके जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, कौन माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस। ओ पेन थोड़ा तो छोटा करते हैं, एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और ठीक है, तो फिर से एक बार देखते चीज़ों को प्रॉपरली कि हमने बताया कि जो आपके बॉटनी के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों वो माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पर आपको समझना है, तो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं, लेकिन जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है जो आपका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जनक अलग है लेकिन ये शब्द किसने दिया था, तो दोस्तों ये शब्द दिया था किसने, आप सभी को पता होना चाहिए। ये शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक है, ये शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक है वो कौन है मेरे भाई, तो लैमार्क, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और आपके ट्रेवेर्नेस जो कि जर्मनी से रिलेट करते हैं। तो लैमार्क और ट्रेवेर्नेस ने जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इस बात को आप सभी ने ध्यान देना है। तो डिफरेंस आपको समझना है कि जनक कौन माने जाते हैं और नाम किसने दिया है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था, तो देखो ये लैमार्क ने समझा था। इस बात को आप सभी ने ध्यान देना है कि जैव विकास के बारे में कौन समझा था, तो लैमार्क ने समझा था। चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। किसको मानते हैं, हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का जनक किसे माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक तो दोस्तों लेवाइजियर को माना जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री के जो जनक माने जाते हैं वो आपके लेवाइजियर माने जाते हैं। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, यानी मानव का विकास कैसे हुआ, उसके इतिहास और उसकी परंपराओं के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक किसने किया था, तो गैसों के विसरण का प्रतिपादन किसने किया था, ग्राहम ने किया था। ठीक है, ग्राहम ने किया था। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, ग्रहों के
गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया था जॉन्स केपलर ने। आप सभी लोगों ने फिजिक्स में केपलर का नियम पढ़ा होगा, ठीक है, आप सभी लोगों ने फिजिक्स में केपलर का नियम पढ़ा होगा मेरे भाई। तो ग्रहों की गति से संबंधित इन्होंने 3 नियम दिए थे, आप सभी को पता होगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला है कि E बराबर एम सी स्क्वायर, यानी इसको थोड़ा सा यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, तो E इक्वल एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन किसने दिया था? दोस्तों ये समीकरण दिया था आइंस्टीन ने, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर, ये समझ लिए कि ये एक छोटा सा समीकरण आपको देखने में लगता है, लेकिन फिजिक्स के क्षेत्र में इस फॉर्मूले ने रेवोल्यूशन ला दिया था मेरे भाई। पहले ये समझिए कि जो ई स्क्वायर, ई क्या है? एनर्जी है, एम क्या है? मास है, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी ई ऊर्जा है, एम द्रव्यमान है और सी प्रकाश का वेग है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि आइंस्टीन के समीकरण देने से पहले यह माना जाता था कि जो द्रव्यमान है और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा, ये मतलब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इन्होंने जब इक्वेशन दिया, समझाया, तो इन्होंने बताया कि भाई देखो, द्रव्यमान और ऊर्जा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इन्होंने बताया कि अगर कोई द्रव्यमान कम हो रहा है तो वो कम हो रहा है, नष्ट मतलब कम हो रहा है, तो अब ये समझिए ना, समझिए कि वो नष्ट हो रहा है। वो नष्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इस इक्वेशन के तो आप पता कर पाओगे कि अगर द्रव्यमान में कमी आ रही है तो आप कितना एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आप उस मास के वैल्यू को रखोगे और वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे और आपकी इसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो जड़त्व के नियम की खोज की थी किसने? गैलीलियो ने। देखिए यहां पर हम जब बात करते हैं, न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे गति विषय संबंधित। तो न्यूटन का जो पहला नियम है, ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, यानी पहले नियम को हम लोग किस नियम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी जड़त्व का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु जो होती है अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, अपनी जगह से हटने का क्या करती है? विरोध करती है। जैसे आप बस पे बैठे होते हो, बस के अचानक ब्रेक लगने की वजह से आप आगे चले जाते हो, या फिर आप खड़े होते हो तो, या बैठे होते हो, बस अचानक से चलती है तो आप पीछे की ओर चले जाते हो। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? वो जड़त्व के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी अब इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व से संबंधित जरूर है, जड़त्व का नियम कहलाता है, लेकिन जड़त्व के नियम को न्यूटन ने नहीं दिया है। जड़त्व के नियम को दिया था किसने? बेसिकली वो दिया था गैलीलियो ने, ठीक है। चलिए बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने कहता है, या फिर यूं बोलिए कि इसके प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है। इसके बारे में आप सभी लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से जानते होंगे। बात करते हैं प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है आपके डार्विन साहब। बात करते हैं उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया, तो किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत को बताया था। नेचुरल, ये सिलेक्शन है, ये नेचुरल सिलेक्शन है दोस्तों, सिलेक्ट क्या नहीं, ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी किसने दिया था? डार्विन ने ही दिया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? तो वही चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, वही डार्विन है, ठीक है। तो इसको किसने बताया था मेरे भाई? चार्ल्स डार्विन ने बताया था। बात करते हैं अनुवांशिकी के जनक, तो अनुवांशिकी के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये वही जॉन मेंडल है जिन्होंने मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था मेरे भाई, आप सभी को पता होगा। और अनुवांशिकी के जनक तो कहे जाते हैं, ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, ये देखिए बिल्कुल आपको बिल्कुल मिल ही गया आगे। तो किसने किया, मतलब किस पे किया था? इन्होंने मटर के पौधे पर किया था अपना एक्सपेरिमेंट, क्लियर। बहुत जगह पर यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मेरे भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है अनुवांशिकता के विज्ञान, यानी अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। तो मतलब ये समझो कि अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी शब्द किसने दिया या किसने कहा? तो इसको कहा था डब्ल्यू वाटसन ने, वाटसन ने नहीं, डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो वो होता है किसमें? क्रोमोसोम में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम क्या होता है आप सभी को पता होगा मेरे भाई। इस तरीके से आप समझते होंगे, ऐसी कुछ संरचना होती है क्रोमोसोम की। और आप ये जानते होंगे कि हमारे
मतलब ये समझे कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जोड़ी की बात करते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और अगर आप संख्या में बात करते हैं तो हमारे पास होते हैं 46 गुणसूत्र। और आप ये देखेंगे जो मेल में होते हैं, यानी कि मेल में आप देखेंगे तो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं क्या, एक्स और वाई। लेकिन फीमेल की बात करते हैं तो गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स। और ये बात आपको पता है, एक्स एक्स मिलने से क्या होता है, बेबी गर्ल्स, और एक्स वाई के मिलने से क्या होता है, बेबी बॉय होता है। ये बात आप सभी को पता होगी मेरे भाई, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन ढंग से। अगर आपसे पूछा जाता है लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 2। लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कायिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, कायिक गुणसूत्र की, तो कायिक गुणसूत्र की संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 44। ठीक है। कायिक गुणसूत्र क्या होता है दोस्तों, कायिक गुणसूत्र वो होता है जिससे आपके बॉडी के स्ट्रक्चर डिफाइन होते हैं। मतलब आपके, मतलब ये समझो कि मम्मी पापा के या फिर आपके पेरेंट्स, ये समझिए कि जनक के जो गुण होते हैं वो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्म होते हैं वो किसके द्वारा, मतलब ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं। बाकी लिंग मतलब लड़का हो गया या लड़की, वो कौन इसको तय करता है, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम यानी कि XY जो होता है बेसिकली, वो आपका तय करता है, वो 2 होते हैं। ठीक है, 2 जोड़ी नहीं, वो केवल एक, मतलब ये समझिए वो जोड़ी में 1 होता है, संख्या में 2 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला। क्यों क्यों ये चीजें आपके जो गुण मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सर्वप्रथम जीन, पहले तो ये देख लो कि जीन शब्द दिया किसने था, तो जीन शब्द दिया था जोहानसन ने दिया था। और जीन उपस्थित होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, तो वो होता है गुणसूत्र में। ये जो आप देख पा रहे हैं क्या होता है, गुणसूत्र, मतलब जो आपका जो जीन होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, गुणसूत्र में ही उपस्थित होता है। बात करते हैं एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने पेश किया था, तो बीडल एवं टाइटन ने। ठीक है, अब क्लियरली आप देख पाइए कि किसने दिया था, बीडल एवं टाइटम ने जो है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बात करते हैं खून का रंग लाल होता है, तो दोस्तों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा कि खून का रंग जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो सभी को पता है वो आयरन होता है। ठीक है मेरे भाई, आयरन यानी कि लोहा होता है। हीमोग्लोबिन है क्या, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, वो विटामिन है कि प्रोटीन है कि वसा है, क्या है वो, तो आपको सभी को पता होना चाहिए जो हीमोग्लोबिन बेसिकली वो क्या आपका प्रोटीन है मेरे भाई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो आपका है खून थक्का नहीं जमता, यानी खून का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है किस रोग में, तो हीमोफीलिया में। किस में हो जाता है दोस्तों, हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया आप सभी को पता होगा ये क्या है, जेनेटिक डिजीज है, यानी आनुवंशिक रोग है। और ये समझिए कि आप, मतलब आनुवंशिक रोग का मतलब ये जान रहे हैं कि अगर ये इसके पेरेंट्स में है तो उनके आने वाले बच्चों में या फिर उनके पोतों में ये सारी चीज़ें, ये रोग देखने को मिलता है। और इस रोग में क्या होता है, आप सभी को पता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो बात करते हैं कि अगर इस बात की जाए कि ये रोग सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो इंग्लैंड के जो राजघराने थे, ठीक है, महारानी वगैरह, तो वहां पर ये जो है देखा गया था। बात करते हैं शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड अगर निकलता है, तो ब्लड क्लॉट नहीं अगर हो रहा है तो फिर समझो कि वो पूरा आप पूरी बॉडी से आपका जो ब्लड है वो निकलता जाएगा, निकलता ही रहेगा, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो। लेकिन अदरवाइज ये समझिए कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारी बॉडी में ही ब्लड क्लॉट हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और उस टाइम में इंसान की मौत हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई आपको समझना कि हमारे अंदर यानी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से बचाता कौन है, तो वो बचाता है हिपैरिन। लेकिन आप ये समझिए कि ब्लड जो हमारा बाहर निकलता है तो उस टाइम जो क्लॉटिंग होती है वो किसके कारण, जो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में होते हैं, तो प्लेटलेट्स जो होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्लॉट होता है। बात करते हैं हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए आप, जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो दोस्तों वो होता है लीवर से, यानी कि यकृत से होता है। अब बात करते हैं रक्त का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आज की क्लास में हमने लिया था। ठीक है, और ये समझिए कि जैसे जैसे वीडियोज आपको मिलती जाए, जैसे जैसे क्लासेस आपको मिलती जाएगी, अब ये समझिए बेसिक टू एडवांस आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगे वो क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे मेरे भाई। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मेरे भाई आप मैसेज कीजिए। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, जो है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 6393667194।
ठीक है, इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना, ये 71 है, ठीक है, 7194, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। इस पर आपको लिखना है साइंस, ठीक है, साइंस पीडीएफ फॉर रेलवे, ठीक है, साइंस पीडीएफ फॉर रेलवे आपको मैसेज कर देना है, आपको ये पीडीएफ तुरंत सेंड कर दी जाएगी मेरे भाई। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, ये वीडियो मतलब समझो इसका कोई कॉस्ट नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू एड की हो क्लास में, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।